आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे भारत की। इंडिया पर क्या असर होने वाला है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हो जाएगा। तो सारी चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखिए। दो रूट हैं, एक तो एशिया में आप आएंगे। देखिए ये है ना, ये कैनाल क्या होता है, नहर होती है, तो वहीं से ही सब कुछ जाता है। पनामा कैनाल हो गया, स्विस कैनाल हो गया, ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। थोड़ा सा ये आई होप ये कैमरा जो है इसको क्लियर कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी ब्लर्ड है। और ये आपका रेड लाइन है, ये है एशियन रूट, ठीक है ना। तो ये हर जगह स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए चाइना में पहुँचता है, इधर जाता है, और इधर आप ये नॉन एशियन रूट है, ये पूरा निकलता है, फिर इधर स्विस कैनाल होते हुए टर्किश स्ट्रेट से, दानिश स्ट्रेट से, ये सब तो ऑल ट्रांजिट रूट है। ये चोक पॉइंट्स है जो आपको दिख रहे हैं। आप पनामा को चोक कर दो तो फिर अमेरिका नहीं जा पाएगा तेल, ठीक है ना। आप इधर डैनिश स्ट्रेट को चोक कर दो तो इधर ऊपर यूरोप साइड नहीं जा पाएगा। टर्किश और डैनिश स्ट्रेट में यूरोप में प्रॉब्लम हो जाएगी। स्विस में भी ये सेम चीज़ है। बाल अल मांदेब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक कर दो तो एशिया में नहीं आ पाएगा। तो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? एशिया में, ठीक है ना। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो अब आप ये देख लीजिए, हम इसकी कई बार बात कर चुके हैं, अब तो लोगों को रट भी गया होगा। तो 30% है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ग्लोबल की, और 20% है एलएनजी। 30% आपका ग्लोबल ये ऑयल जाता है यहाँ से, और 20% आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी जिसको कहते हैं वो जाती है, ठीक है ना। 80% एलएनजी जो है ये मतलब जितनी भी जाती है वो एशिया को जाती है। यानी कि मैंने क्या बताया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, बाब अल मंडेब, ये एशिया सबसे इंपॉर्टेंट। तो ज़्यादातर एलएनजी और ऑयल जो है वो एशिया को ही जाता है गुरु, ठीक है। और आपको बता दूं कि आप बहुत बढ़िया जगह चले जाओगे अगर आप चाणक्य नीति और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स ले लें। तो अवेल कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, कॉम्बो कूपन कोड है, 500 रुपये का मात्र कोर्स है। तो ये देखिए, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत भी तेल लेता है, लेकिन भारत ईरान से तेल खरीद नहीं रहा है, इसीलिए भारत के ऊपर इतना इंपैक्ट आएगा नहीं। अच्छा, चाइना जो है वो क्यों डरा हुआ है? चाइना आप देख रहे हैं कि वो तो ये तक कह दिया कि हम तो युद्ध में कूद जाएंगे। चाइना हथियार से लेकर सब देने को तैयार है, क्योंकि चाइना का आधा 40%, ठीक है ना, लगभग 4.5 से 5 मिलियन बैरल्स पर डे चाइना में जा रहा है। भारत का आधा यहां से जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भारत में भी आ रहा है, ठीक है। भारत का भी 40% तेल यहां से आ रहा है, लेकिन चाइना का 45% तेल, चाइना का पूरा तेल ईरान से आ रहा है। तभी तो रशिया, ईरान, चाइना, रशिया को बहुत बढ़िया भाई। रशिया देखिए, अगर जैसे ईरान कुछ गड़बड़ करता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करता है, तो रशिया बोलेगा हमसे तेल खरीद लो, हमारे पास भी तेल है, हमारे पास से सैंक्शन हटाओ। तो रशिया के पास, लेकिन चाइना की बैंड बजेगी, समझ रहे हो। तो मेन रूट है ये। जितनी गल्फ कंट्रीज है ना, या बाब अल मंदेब, लेकिन वो अगेन बहुत लंबा पड़ता है, ये पास पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ना, ये पास, ये और यही दो, ये पर्शियन गल्फ, कुछ लोग इसको अरेबियन गल्फ भी कहते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये पर्शियन गल्फ है। तो पर्शियन गल्फ जो है या अरेबियन गल्फ, जो भी आप इसको कहना चाहें, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, छोटा सा, ठीक है ना, 33 किलोमीटर ये चौड़ाई है, ये छोटा सा, ठीक है ना ये। और ये आपका बाब अल मंडेब, गल्फ ऑफ एडन, यहां से भी, लेकिन ये पास है यहां से, एशिया से, ये दूर है। इधर के लिए तो ठीक है ये, तो इसीलिए आप समझो। इधर पे भी, इधर यमन है, यहां पे हुतीज बैठे हुए हैं। यमन में ईरान ने, ये भी एक चोक पॉइंट है, यहां पे हुतीज बैठा रखे, और यहां तो ईरान है ही है, यहां तो ईरान है ही है। तो दोनों ईरान का कंट्रोल है। लेकिन देखिए, अमेरिका बहुत ही चालाक, उसने पहले से ही जो है वो यहाँ पे शिप्स बैठा रखे हैं। तो अगर ईरान की नेवी नहीं है, बकवास है, ईरान की एयरफोर्स नेवी कुछ नहीं है उनके पास, उनकी IRGC है जो है। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो अमेरिका घुस जाएगा और मार मुर के वापस आ जाएगा। और यही गल्फ कंट्रीज भी करेंगे, और ये यूरोप भी करेगा, क्योंकि ये नेटो कंट्री है। नेटो, अमेरिका नेटो है, तो सारे नेटो चलो भैया, लाइन बना के पीछे चलो, आओ मारते हैं, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। तो ये है। अब भारत, इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? इंडिया चाइना दोनों ही कह रहे हैं कि भैया बंद करो युद्ध, क्योंकि हमारी बैंड बजेगी। लेकिन इंडिया ईरान से बहुत ज़्यादा तेल नहीं खरीदता, बल्कि गल्फ कंट्री से तो खरीदता ना, उनका भी तेल यहीं से ही आता है। तो इंडिया ने, अच्छी बात यह है कि इंडिया को ये पता था पिछले 3-4 सालों से जो हो रहा है ना, डोनाल्ड ट्रंप को देख के, इसराइल को देख के, कहीं ना कहीं ये प्लान सब पता रहते हैं। तो इंडिया ने इसको डाइवर्सिफाई कर लिया। इंडिया के जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं और अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, अब इंडिया जो है वो रशिया से खरीदता है, ठीक है ना, ब्राज़ील से खरीदता है और अमेरिका से भी खरीदता है। तो अब रशिया से जब अब इंडिया ने तेल खरीदा तो बड़ी दिक्कत हुई भाई, काटसा में ईरान को डाल दिया था। तो वैसे भी भारत उस समय से तेल नहीं खरीदा था, और हम बहुत ज़्यादा तेल खरीद भी नहीं रहे। तो भारत की पूरी इकोनॉमी तेल पे चल रही है। ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, तीसरे ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है।
तो भैया इसीलिए इंडिया और चाइना जो है वो सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टिंग नेशन, क्योंकि हमारे पास तेल के खदान नहीं। हालांकि एक आपको खुशखबरी बताता हूं कि अंडमान में मिला है बहुत बड़ा ऑयल भंडार, बहुत बड़ा। अगले 30-40 सालों में भारत हो सकता है सेल्फ रिलायंट और हम भी एक्सपोर्ट करने लगे ऑयल को। तो बहुत बड़ा तेल का भंडार मिला है। तो ये चीज़ है। तो हमारा जो 90% क्रूड ऑयल है ना, और उसमें से 40% तो मिडिल ईस्ट से आता है। तो मैंने बताया ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से भारत का 40% आ रहा है, लेकिन बाकी 60% दूसरी जगह से जा रहा है। ईरान से बहुत कम तेल आ रहा है। भारत जो है वो 5.1 मिलियंस बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो मंगाता है, ठीक है ना। और उसके बाद इनको फ्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, रिफाइनरीज के अंदर अंदर, है ना, कच्चा तेल आता है। अब दोस्तों भारत रशियन ऑयल को खरीदता है, तो इसीलिए भारत बच जाएगा। भारत को इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर हम अपना सोचें तो रशिया जो है उसने अपने जो तेल निकालने, मतलब जून में एकदम वहाँ ठीक है भैया, निकालो निकालो, खूब रशिया जो है कुएं खोद रहा है। और भैया डिस्काउंटेड प्राइस पे, इधर वॉर चल रहा है तो इंडिया ने डिस्काउंटेड प्राइस पे रशिया से तेल खरीदा, जिसपे काफ़ी बवाल हुआ। अमेरिका ने और यूरोप ने काफ़ी इस पर सवाल उठाए, ठीक है ना। अब जो बाइडेन तो कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बड़े सख्त हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि मिडिल ईस्ट से भी सप्लाई आएगी, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया, इराक और बाकी सब जगह से भी। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, मुझे लगता है ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक नहीं करेगा। उसका रीज़न है चाइना। देखिए भारत चाइना से आधा तेल खरीदता है, ईरान पूरा तेल चाइना को बेचता है, आधे से ज़्यादा। तो ईरान की इकोनॉमी चाइना पे टिकी है। चाइना अगर इसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक किया तो कहाँ से ले जाओगे, चाइना को कैसे तेल दोगे। तो चाइना फैक्टर जो है ना वो ईरान को, हालांकि इनकी पार्लियामेंट ने ये बोला है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर देंगे। अब मुझे नहीं पता इनके दिमाग में क्या खिचड़ी चल रही है, लेकिन चाइना फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और फिर हमला तो हो ही सकता है उस पर, ठीक है। अमेरिका ने अपने यहाँ जितने समुद्र हैं सब जगह अपने डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो तैनात करके रखे हुए हैं। तो भारत की बात करते हैं तो 2.1 से लेकर 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे, और चाइना के से दुगना है, 2 गुना है, ठीक है। और रशियन क्रूड ऑयल से जो है वो हमने मेंटेन किया है, और रशिया का जो शेयर है वो 35% है जो टोटल क्रूड मार्केट है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम रशिया से तेल ले रहे हैं, ठीक है ना। अब रशिया की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 2023 में पब्लिश हुआ है कि जैसे जैसे ये तेल जैसे जैसे रशिया ने, जब ये तो 2020 है तब तो सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन धीमे धीमे ये बहुत ऊपर आपको ग्राफ जाता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। ये समुद्र में ये पूरा, मतलब यहाँ पे इंडिया जो है वो आधे से ज़्यादा 51% जो है वो इंडिया बाहर हो गया। तो इसीलिए बता रहे ना कि बाकी देशों ने तो बंद कर दिया, अमेरिका चाइना ने तो लेना बंद कर दिया, लेकिन आप इंडिया को देखिए, ठीक है। तो रशिया पर हम काफ़ी, और हमने काफ़ी ज़्यादा तेल अपने रिजर्व में भी रखा है, अभी है, चलेगा हमारा, अच्छा लंबे समय तक चलेगा। ये वॉर की सिचुएशन में आप यही करते हो ताकि तेल के दाम ना बढ़े। आप अक्सर ये सोचते होगे कि सर तेल के दाम बढ़े क्यों नहीं। अच्छा है भाई, ना बढ़े, वैसे ही 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, बल्कि पूरी दुनिया में सस्ता हो गया, टैक्सेस इतने लगा दिए हैं, एक्चुअल में तो 50-60 रुपये लीटर मिलना चाहिए तेल, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तो तेल, फिर सरकार का भी तेल निकाल देती है, आप ये भी समझिए। तो न्यू दिल्ली जो है उन्होंने मिडिल ईस्ट से ट्रेडिशनली इसको इंपोर्ट किया, और 2020 से पहले, 19 से पहले हम ईरान से बहुत ज़्यादा तेल खरीदते थे, हमारा सेकंड और थर्ड बायर था, मतलब सेकंड थर्ड ऐसे ये स्विच होता रहता था। बट उसके बाद फिर हमने जो है वो रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया। अमेरिका का भी काफ़ी प्रेशर था कि ईरान से आप तेल नहीं खरीदोगे। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जैसे JCPOA से अमेरिका हटा था, ठीक है ना। तो रशियन ऑयल जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे भी अवेलेबल था। तो भारत को भाई अपने ही सोचना है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी, हम डेवलप्ड नहीं है यूरोप और अमेरिका की तरह, ठीक है, हम डेवलपिंग है। तो इसी तरीके से हम ये देखते हैं, ओके। उसके बाद 1.96 मिलियन बैरल पर डे मई में रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा, भाई अमेरिका से भी हमने अच्छा खासा पैसा वो कमाया है। 4,39,000 बैरल्स पर डे जून में अमेरिका से भी हमने तेल खरीदा है, ठीक है। और रशिया से भी हमने मस्त तेल खरीदा है। अब पिछले महीने, मतलब अप्रैल में अगर देखो तो अमेरिका से हमने 2,80,000 बैरल्स पर डे खरीदा था, ब्रेंट और क्रूड, ब्रेंट और टेक्सास, है ना। तो ये दो होते हैं ना मापदंड। तो बेसिकली ये जो 4,39,000 ये दुगना हो गया अभी जून में। और यही सेम चीज़ हमने रशिया के साथ भी की है। रशिया के साथ भी हम लगातार जो है वो अपना ऑयल इंपोर्ट्स जो है बढ़ाते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, चलो इस पर भी देख लेते हैं। देखिए ये 2 मिलियन बैरल्स पर डे पर रहेगा, फिर भी अभी हम सबसे ज़्यादा यहीं से ही लेते हैं। हमारे सऊदी हो गए और कतर हो गए, कुवैत हो गए, ये जितने भी हैं, ठीक है। तो ये वैसे कम है, हम ज़्यादा खरीदते हैं, बट मंथ ऑन मंथ आप देखोगे ना तो भारत हल्का सा फॉल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअल सप्लाई जो है तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है।
तो ये चीज़ है। अब उसके बाद 69% से 40% तक, जैसे क्या होता है कि यहाँ जो सुमित रितौलिया है उन्होंने बोला कि जो एम्प्टी टैंकर्स हैं वो गल्फ की तरफ जा रहे हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं 69 से 40 तक ये इसमें फॉल आ सकता है। तो गल्फ ऑफ ओमान जहां से शिप जाते हैं वहां से आधा हो सकता है, यानी कि एक तरीके से जो शिप ओनर्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक आपको डायरेक्टली हिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो क्रूड फ्लो है, कहने का मतलब यहां पे यही है कि भैया देखो, जब तक डायरेक्टली हिट ना हो, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी तक प्रॉपर ब्लॉकिंग ना हो, तब तक काम चल जाएगा। अभी तक ऐसा कुछ डिसीजन हमको देखने को नहीं मिला है। फिर उसके बाद अगर हम भारत की बात करते हैं, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इंडिया, तो मैंने आपको बताया ही कि सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो भारत को फिलहाल तो अभी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट जाहिर सी बात है राइजिंग टेंशंस हैं, बहुत टेंशंस बढ़ रही हैं, तो $80 पर बैरल तक ये प्राइस जो है वो जा सकता है। लेकिन भारत के पास मल्टीपल ऑप्शंस है, रशिया से खरीद सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका, ये सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं जाते हैं। कतर के एलएनजी सप्लाईज, कतर जो है इस समय हमारा एलएनजी का प्राइमरी सोर्स है, ओके। साथ ही साथ भारत के पास स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स भी है, खुद भी हम, हमारे पास ऐसा नहीं कि बिल्कुल तेल नहीं है, तेल तो है, उसको निकालने में बड़ी मुश्किल होती है, तो वो भी हमारे पास है। तो आसानी से 9 से 10 दिन का हमारे पास कवर है। फिर उसके बाद अमेरिका, नाइजीरिया, अंगोला, ब्राजील, यहां से भी हम खरीद सकते हैं, जैसा कि हम डबल कर रहे हैं। उसके बाद भारत जो है वो इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए प्राइस सब्सिडी भी दे सकता है ना। महंगाई बढ़ेगी ना, तो भाई हम भारत सरकार जो सब्सिडी दे रही है, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, हम फिलहाल के लिए तो झेल लेंगे शॉक, ठीक है, क्योंकि 100 रुपए से अगर हमने बढ़ाया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी हर जगह। तो जो हमारे हरदीप सिंह पुरी हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने यही बोला कि देखिए सिचुएशन जो है बिल्कुल कंट्रोल में है, एनर्जी प्राइसेस कंट्रोल में है, तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, लगातार इसको लेकर अपडेट्स जो है वो आ ही रही हैं, और यही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।